हेलो स्टूडेंट्स से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजय पर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स से। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 17.1 के प्रश्न नंबर 9 और 10 है। इससे पीछे जो अपन इस प्रश्नावली 17 के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो अपलोड होगा इस प्रश्नावली का, और इस प्रश्नावली में मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 17.1 के 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन और सभी प्रश्नावलियों के नोट्स तथा इसके साथ ही अपन प्रश्नावली 17.2 के सभी एग्जाम्पल करने वाले हैं इसमें। तो इससे पहले इस प्रश्नावली के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो को, उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे उन वीडियो के लिंक है या एंड स्क्रीन पर भी लगा रखा है मैंने उन वीडियो को। करके सबसे पहले उन वीडियो को जाकर आप देखिए, इसके बाद में इस वीडियो में आए। और इस वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ क्या करने वाले अपन, क्योंकि कल अपन प्रश्न नंबर 8 तक क्लियर कर लिए थे। तो आज अपन इस प्रश्नावली 17.1 के प्रश्न नंबर 9वां 10वां और सभी प्रश्नावलियों के नोट्स, इसके साथ ही प्रश्नावली 17.2 के पहले तो 2 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अपन 3 तक क्लियर पहले से कर चुके थे, और अब एग्जाम्पल तीसरा, चौथा और 5वां ये करने वाले स्टूडेंट्स। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और इसके साथ ही आप रफ कॉपी में और साथ में फेयर कॉपी में अंकित करते रहे इन सवालों को। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन प्रश्नावली 17.1 के प्रश्न नंबर 9 में। 9वां क्वेश्चन है, आपको प्रश्न राइट तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ से देखना क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है वहां से देखूंगा, और आप अपनी बुक में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। तो 13 संख्याओं का समांतर माध्य, प्रश्न नंबर 9 है अपना। 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। 13 संख्याओं का जो समांतर माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। 13 संख्याओं का समांतर माध्य अपने को 24 दे रखा है, और यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, अपने से ये पूछा है। तो बिना देरी करे प्रश्न नंबर 9 करते हैं अपन। 13 संख्याओं का समांतर माध्य, 13 संख्याओं का माध्य 24 दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 9 है अपना, और 9 में ध्यान दो आप। प्रश्नानुसार 13 संख्याओं का समांतर माध्य, 13 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितना है, 24 है। 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। 13 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 24 है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इधर आपका प्रश्न होगा। प्रश्नानुसार 13 संख्याओं का समांतर माध्य, 13 संख्याओं का माध्य लिख देते हैं, कितना है, 24। अब क्वेश्चन में आगे ये कहना है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब प्रश्नानुसार तथा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तब नया माध्य। तो नया माध्य बराबर है 24 + 3 = 27। देखो ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। 13 संख्याओं का माध्य आपका 24 दे रखा है, और ऐसे प्रश्न में ऐसे बोला प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। यदि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 13 संख्याओं का माध्य 24 होने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट से, 13 संख्याओं का माध्य 24, इसका मतलब ये हुआ कि 13 जो संख्या है वो सारी की सारी 24 है। कितनी सारी की सारी संख्या 24 है। मतलब कि सभी संख्याएं 24 है। सभी संख्याएं 24 है। कितनी बार, 13 बार। सभी संख्याएं 24 है, और इन सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। मान लो इसमें 3 जोड़ दो, 27 तो 27। तो बताओ सारी संख्या कितनी हो जाएंगी, 27 हो जाएंगी। तो उनका जो नया माध्य आने वाला है वो 24 से 3 बढ़कर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इनका जो नया माध्य है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, इनका नया माध्य हो गया 27 है। तो इसका आंसर आएगा 27 है। ये प्रश्न आपका 9 कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में चलते अपन प्रश्न नंबर 10 की तरफ ध्यान दो। 10 वाले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है।
एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, मतलब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके सेवानिवृत्त होने पर 5 कर्मचारी थे, उसका औसत वेतन 3000 दे रखा था। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो मासिक औसत वेतन जो है वो 32 हो जाता है। तो सेवानिवृत्त एक कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था, आप क्वेश्चन राइट तरफ दिखाई देगा। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में ये है कि प्रश्नानुसार 5 कर्मचारियों के वेतन का औसत है कितना है, 3000। 5 कर्मचारियों के वेतन का जो औसत है वो 3000 रुपये हो गया। 5 कर्मचारियों का जो वेतन का जो औसत है वो कितना हो गया, 3000 रुपये हो गया। इसलिए 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, इनका जो कुल वेतन है वो कितना आएगा, 3000 के हिसाब से 5 का कितना हो गया, 15,000 रुपए। देखो 5 कर्मचारियों के वेतन का औसत जो है वो 3000 है, मतलब कि एक 3000 क्या है, यहाँ औसत है कितने कर्मचारियों का, 5 कर्मचारियों के वेतन का। तो सभी 5 कर्मचारियों के 3,000 रुपए होंगे। अब ये 3,000 रुपए के हिसाब से 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हुआ, 15,000 रुपए हुआ। अब देख रहा है एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद में शेष जो कर्मचारी बचते हैं उनका जो औसत मासिक वेतन है वो 3200 हो जाता है। तो इसी प्रकार 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत वेतन कितना हो जाता है 4 का, 3200। तो 3200 के हिसाब से 4 का कितना हो जाएगा, 0 0 8 और 12, ये 12,800 रुपये हो जाएगा। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, 12,800 रुपये। अब कह रहा है सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन आता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी, ये कितने कर्मचारियों का वेतन है, कुल कर्मचारी कितने हैं, इसमें 5 कर्मचारियों का वेतन जुड़ा हुआ है, इसमें कितने कर्मचारियों का वेतन जुड़ा हुआ है, 4 का। तो 5 कर्मचारियों में से, मतलब 15,000 में से 12,800 अपन घटा देंगे तो आएगा वो कितने का, कौन से कर्मचारी का आएगा, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसका आ जाएगा ये 2,200 रुपये। ये हो गया जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसका वेतन कितना हो गया, 2,200 रुपये। सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन हो गया 2,200 रुपये। इस तरीके से ये प्रश्नावली 17.1 में जो अपने 2 सवाल शेष रहे थे, 9वां और 10वां, ये इससे पहले वाले प्रश्न 9वां था, अब ये प्रश्न नंबर 10वां। फिर बता देता हूँ इसको। 5 कर्मचारियों का वेतन का औसत 3,000 है, इसलिए 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 3,000 के हिसाब से 5 का 15,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार 4 कर्मचारियों का कुल वेतन 3,200 था औसत, तो 4 का कितना हो गया, 12,800 हो गया। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कुल वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 15,000 में से 12,800 घटा दिए अपन, तो 2,200 रुपये सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन आ गया। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ 9 और 10 में समझ आया आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली के नोट से, आगे वाली प्रश्नावली जो 17.2 है 17.3 उनके नोट्स में चलती है, उन प्रश्नावली में क्या है ऐसा उस पर पढ़े। चलो तो अपन प्रश्नावली के नोट्स। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से इसका मैंने देखो किस तरीके से इसका आपका लेखा चित्र बनाया है, इसमें नोट्स होकर किस तरीके से आप लोग देखो। मुख्य 2 प्रकार के प्रश्न होंगे,
पहला प्रकार की देखो पूरी सतह की जो प्रश्नावली है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे पूरे पूरे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब, जब क्वेश्चन में 10-12 आंकड़े दे, जैसे अपन 17.1 में पढ़े थे, अपन 17.1 में 10-12 क्वेश्चन दे देते, 10-12 आंकड़े दे देता था, या फिर 5-5 संख्या दे देता था, या 4-5, मतलब कहने का मतलब अपन बोलचाल की भाषा में इससे बोल सकते हैं जब क्वेश्चन में 10-12 आंकड़े दे तब। और दूसरे वाला क्वेश्चन आएगा जब प्रश्न में वर्गीकरण सारणी दी जाए तब। मतलब इस पूरी प्रश्नावली के अंदर ही पूरी प्रश्नावली 17 में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। एक तो हो सकता है प्रश्न 10-12 आंकड़े दिए गए हो प्रश्न में, और एक हो सकता है प्रश्न में सारणी दी गई हो आपको। जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब अपन देखो पहला दूसरा तीसरा 10-12 आंकड़े दे तो अपन मादे समांतर मादे या हो सकती है, तीन नाम एक है जो अपन 17.1 की प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अपन 17.1 की प्रश्नावली में इनको पढ़ चुके हैं और इनके नोट्स पे लिखवा दिया था मैंने, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि भाई पूरे नोट्स एक साथ कंप्लीट हो जाए पूरा अच्छी तरीके से, तो मैंने इसको वापस लिखा दिया। आप भी वापस लिख लेना, कोई गलती नहीं है। तो मैंने ये प्रश्नावली 17.1 में अपन पढ़ा था वो है मादे, मादे इंग्लिश में मीन बोलते हैं, समांतर मादे, अर्थमेटिक मीन। आपका समांतर श्रेणी आई थी प्रश्नावली 5 जो है वो समांतर श्रेणी है, उसको अपन बोलते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेकिन ये समांतर माध्य है तो अर्थमेटिक मीन औसत है, ठीक है। और माध्य के अब देखो माध्य के जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब अपन माध्य के, इसका दूसरा नाम है माध्य का मीडियन, इसको अपन पढ़ेंगे 17.6 की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। जब 10-12 आंकड़े देगा तो अपन माध्य की इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। बहुला की मोड जो प्रश्नावली 17.8 में पढ़े इसको पढ़ेंगे। अब जब प्रश्न में वर्गीकरण सारणी दे तब देखना इसके आगे, जब प्रश्न में वर्गीकरण सारणी दे तो देखना कि इनको आप प्रश्नावली 17.2 के पहले उतारना है आपको, इनको 17.2 के पहले उतार लेना अच्छे तरीके से। इसके नीचे वाला और मैं बता रहा हूँ इसका नीचे वाला जब प्रश्न में वर्गीकरण सारणी दे तब अपन कौन कौन सी किस प्रकार से कैसे पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट से इसके बाद में आपने फर्स्ट वाला उतार लिया था और मैंने पूरी प्रश्नावली 17 की में पूरी 17 की प्रश्नावली के नोट्स के लिए आपने फर्स्ट वाला उतार लिया था। और पूरी प्रश्नावली 17 में दो प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो जिसमें 10-12 आंकड़े दिए गए हो, और दूसरा क्वेश्चन वो जब प्रश्न में बारंबार बढ़कर सारणी दे। इससे पहले वाले में मैंने यहाँ सेकंड में गलत उतार दिया था, उसको आप हटा के ये वाला कर लेना सेकंड वाला। जब प्रश्न में बारंबार बढ़कर सारणी दे तब क्वेश्चन, एक तो वो क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 10-12 के आंकड़े दे तब क्वेश्चन आएगा। तो अब ये देखना जब 10-12 आंकड़े दे वो मैंने बता दिया था आपको। अब ये देखो जब प्रश्न में बारंबारता बढ़कर सारणी दे तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनो आप अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से सुनना। देखो जब प्रश्न में बारंबारता बढ़कर सारणी दे तो सारणी भी आपकी दो प्रकार की आएगी। सुनो सारणी कितने प्रकार की आएगी, दो प्रकार की आएगी। पहले वो सारणी जिसमें वर्ग चिन्ह या मध्यमान जिसको अपन जिसका संकेत अक्ष है, देख ध्यान देना ये जो संकेत है ये तो माध्य का संकेत है अक्ष बार, ये तो समांतर माध्य का संकेत है। और ये जो अक्षाई है ये है मध्यमान या वर्ग चिन्ह का संकेत। और ये मैं आपको बताऊंगा सारणी में ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह क्या होता है। और ये सारणी जो है दो प्रकार की होगी, एक तो वर्ग चिन्ह या मध्यमान अक्षाई वाली सारणी और एक वर्गों वाली सारणी। देखो दो प्रकार की सारणी होगी, एक तो वर्ग चिन्ह मध्यमान अक्षाई वाली सारणी और एक वर्गों वाली सारणी। सबसे पहले इसको देखो, ये वर्ग चिन्ह मध्यमान अक्षाई वाली सारणी भी दो प्रकार से विभक्त हो जाती है। एक वो सारणी जिसमें अक्षाई में अंतर जो है वो अलग अलग हो, जो अक्षाई दे रखे हो उनमें अंतर जो है वो अलग अलग हो, एक तो ये सारणी। अक्षाई में वर्गों जो अंतर है वो अलग अलग हो, एक तो ये सारणी। और एक ये सारणी जिसमें जो अक्षाई में अंतर जो है वो समान वाली सारणी। मतलब ये आपको प्रश्न में पूरा डिटेल से समझ आ जाएगा, ये पैराग्राफ पूरा पूरा। अपन इसको ध्यान से देखो, देखो अंतर समान अलग अलग और सारणी और अंतर समान वाली सारणी। और यहाँ देखो जब अपन माध्य करेंगे अंतर समान होगा, अब अंतर समान नहीं होगा तो अपन माध्य दो ही विधि से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। देखो माध्य निकालने की तीन विधियां है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचरण विधि। कौन सी किसमें, जब अपने को बारंबारता बढ़कर सारणी दे तो माध्य की तीन विधियां, नॉर्मल तरीके से माध्य की तीन विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचरण विधि। लेकिन सारणी दो बार और भागों में विभक्त हो जाएगी, अक्षाई वाली सारणी और वर्गों वाली सारणी। अक्षाई वाली सारणी फिर से दो भागों में होगी, एक तो अंतर समान वाली और एक अंतर अलग अलग वाली और एक अंतर समान वाली। और इसमें देखो
अंतर अलग अलग आ जाए तो माध्य दो विधियों से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। और अंतर समान आ जाए तो माध्य तीनों विधियों से अपन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पद विचलन विधि से। ठीक है, और बहुलक भी अपन कर सकते हैं। ये जो अपने माध्य अंतर समान अलग अलग आए तो माध्य अपनी इन दो विधियों से 17.2 में करेंगे। प्रश्नावली 17.2 है इसमें करेंगे, लेकिन ये विधि काम में नहीं लेते अपन। जब अंतर अलग अलग आए तो अपन ये इसी विधि से कर देते हैं प्रश्नावली, जो अपन 17.2 के एग्जाम्पल जो है 17.2 के वो अभी इसी वीडियो में करने वाले हैं अपन। 17.2 के एग्जाम्पल जो इसी वीडियो में अपन करेंगे। और बहुलक जो है, बहुलक प्रश्नावली 17.8 में करेंगे जब अक्षाई वाली सारणी अलग अलग हो। अब देखो अक्ष आई में अंतर जो अर्थात जो अंतर जो है वो समान हो, अर्थात ये जो अंतर है ना, अंतर एक्स आई में जो अंतर है वो किसका मान कहलाता है, अक्ष आई में अंतर जो अंतर है, अंतर का जो संकेत है वो एच होता है, एच से दर्शाते हैं इनको। तो इनको माध्य जो है, माध्य तीन विधियों से कर सकते हैं 17.4 में, और कुछ प्रश्न इसके 17.3 में मिलेंगे अपने को। ऐसे सारणी जो अक्षाई वाली सारणी हो और माध्य करेंगे अपन। और अक्षाई वाली सारणी जो जिसमें अंतर समान है, अक्षाई वाली सारणी अंतर समान वाली, और माध्य का अपन करेंगे 17.6 में करेंगे। अब देखो ये वाला समझना ध्यान से, इसको देखना अच्छी तरीके से। ये है वर्गों वाली सारणी। कौन सी सारणी है ये, वर्गों वाली सारणी। और वर्गों वाली सारणी दो वर्ग अंतराल एच अलग अलग वाली और वर्ग अंतराल एच समान वाली। मतलब वर्ग जो अंतराल, इसमें भी अंतर एच की संख्या होता है, इसमें भी अंतर एच संख्या। यहाँ एच अलग अलग होता है और यहाँ पर एच समान है। यहाँ पे एच अलग अलग, वहां पे एच समान है। देखो एच अलग अलग आ जाए तो माध्य अपन दो विधि से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से। और ये 17.3 में 17.4 में इनके सवाल अपन करेंगे। और वर्ग अंतराल एच समान हो तो अपन तीनों विधियों से अपन कर सकते हैं, 17.3 में करेंगे। और माध्य जब वर्ग वाली ऐसी सारणी समान अंतर वाली सारणी आ जाए, वर्ग अंतराल समान वाली सारणी आ जाए तो माध्य के ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो माध्य का अपन 17.7 में करेंगे और बहुलक अपन 17.8 में करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा विवरण है जो आप प्रश्नावली 17.2 के पहले नोट्स में करेंगे। और पूरी 17.8 तक के नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको ये बता दूं, ये सारणी के बारे में बता दूं कि आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा विवरण, यहाँ से मैंने इसके जो पीछे फर्स्ट पार्ट लिखवाया था अभी, उसमें यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, उसको सही करके आप यहाँ सेकंड नंबर पे ये लिख देना और फिर ये पूरा उतार लेना। फिर इसके बारे में बीच में अपना समझाते रहेंगे, टोटल विवरण से समझ आएगा आपका अच्छे तरीके से। पाएगा ना आप उतार लोगे तो इसमें बहुत सारे फर्क पड़ेगा आपके। तो मैंने देखो दिमाग से बनाया मैंने अपने अच्छे तरीके से। इसमें देखो आपको ये सारणी के बारे में बताते हैं, एक अक्षाई वाली सारणी और एक वर्ग वाली सारणी। अक्षाई वाली सारणी क्या होती है और वर्ग वाली सारणी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से दोनों देखना, अक्षाई वाली सारणी क्या होती है और वर्ग वाली सारणी क्या होती है। देखो ध्यान से सुनना, अक्षाई वाली सारणी किस तरीके से आएगी, वर्ग वाली सारणी कैसे। देखो मैं दो सारणियां यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छी तरीके से देखना। दो सारणियां यहाँ में बनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना आप अच्छी तरीके से समझना अच्छी तरीके से। देखो ये अक्षाई, ये एफ आई, ठीक है। और यहाँ पे आएगा वर्ग और यहाँ पे आएगा एफ आई। ये एफ आई होता है, ये बारंबारता का संकेत होता है, ये बारंबारता का संकेत होता है एफ आई। और ये अक्षाई वाली सारणी और ये वर्ग वाली सारणी। देखो अक्षाई वाली सारणी में इस प्रकार से आएगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि 5, 10, 15, ये देखो 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, ठीक है। देखो पहले मैंने ये सारणी बनाई है, ये अक्षाई वाली सारणी है, ये वर्ग वाली सारणी है। अक्षाई वाली सारणी में मैंने दो बताई आपको, एक h का मान समान वाली और एक h का मान अलग अलग वाली। तो h का मान समान वाली ये वाली है, तो ये यहाँ पे देखना h का मान कहलाता है अक्षाई का अंतर और यहाँ पर h का मान कहलाता है वर्गों का अंतर। देखो इसमें अंतर देखो 5, 10, 15, इनमें सभी में 5-5 का अंतर जा रहा है, सभी में 5-5 का अंतर है, इसलिए ये h का मान समान वाली सारणी है। अक्षाई वाली है, लेकिन अक्षाई में भी कौन सी, अक्षाई में भी दो है, एक तो h का मान समान वाली और एक h का मान अलग अलग वाली। तो ये सारणी है h का मान समान वाली।
और वर्गों वाली सारणी में भी दो होती है, एक वर्ग अंतराल समान वाली अर्थात एक h का मान समान वाली। वर्ग अंतराल का जो संकेत है वो h होता है, तो एक तो वर्ग अंतराल समान वाली, एक वर्ग अंतराल अलग अलग वाली। तो ये जो सारणी आपको दिखाई दे रही है ये वर्ग अंतराल समान वाली सारणी है। जैसे इसमें देखो वर्गों का जो अंतर है वो समान है, यहाँ 5-5 का अंतर सभी में, ठीक है। तो ये दोनों सारणी होगी। अब देखो मैं आपको बता, नीचे बारंबारता के मान चलेंगे वो अलग अलग होंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है अपने को, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो अक्साई अलग अलग वाली, जैसे मान लो यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पे मान लो 3 आ जाए, यहाँ पे सीधा 5 आ जाए, ये अक्साई वाली सारणी है। लेकिन ये एच अंतर नहीं, एच का जो मान है वर्ग अंतराल जो है वो समान नहीं। इसमें देखो एच का मान इसमें 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 2, 3 में अंतर कितना है, 1, इनमें अंतर कितना है, 2 का। तो ये एच का मान अक्साई वाली सारणी है, लेकिन एच का मान समान वाली सारणी नहीं है। ये वाली देखो, ये वाली बताता हूँ मैं आपको, ये वर्ग अंतर कैसे है, जी से मान लो जैसे 0 से 5 आ जाए, फिर मान लो जैसे 5 से 15 आ जाए, फिर 15 से 20 आ जाए, ये वाली सारणी देखो, ये वर्ग वाली सारणी है, लेकिन इसमें h का मान समान नहीं है। देखो 0 से 5 5 का अंतर है, 5 से 10 कितने, 5 से 15 कितने का अंतर होगा, 10 का अंतर होगा, 15 से 20 कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। तो ये वर्ग वाली सारणी जिसमें h का मान समान नहीं है, ये वाली सारणी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कुल सारणी कितनी आने वाली है, 2 सारणी आने वाली है, एक तो अक्साई वाली सारणी और एक वर्ग वाली सारणी है। अक्साई वाली सारणी में भी 2 सारणियां होती है, एक तो h का मान समान वाली, एक h का मान अलग अलग वाली। और वर्ग वाली सारणी में 2 समान होता है, एक तो वर्ग वाली सारणी जिसमें h का मान अलग अलग हो, एक वर्ग वाली सारणी जिसमें h का मान समान हो। इस तरीके से ये वर्ग ये पूरा उदाहरण। अब अपन चलते हैं प्रश्नावली 17.2 के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अपन प्रश्नावली 17.2 के एग्जाम्पल करेंगे अपन, और ऐसे सारणी पढ़ेंगे, अक्साई वाली सारणी आएगी, ऐसी सारणी आएगी जिसमें h का मान समान नहीं होगा, इनका अंतर जो है समान नहीं होगा। जैसे 2, 3 यहाँ पर 1 का अंतर है, 3 से 5 यहाँ पे 2 का अंतर है, इनमें अंतर जो है समान नहीं होगा, h का मान अलग अलग होगा। ये अपन करेंगे, अपन माध्य पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्ष विधि से प्रश्नावली 17.2 के एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब देखना तो आगे प्रश्नावली 17.2 के एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट से पीछे वाले जो मैंने नोट्स करवाए सभी प्रश्नावलियों को, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 17.5 के बारे में जिक्र नहीं किया, और 17.5 में मैं बता देता हूँ सब कुछ अलग है। 17.5 को अलग प्रश्नावली है, कभी एग्जाम में नहीं आती है, वैसे सिलेबस के हिसाब से करवानी पड़ती है, बल्कि उस प्रश्नावली में अलग ही है। एक जो भारित माध्य करता है, भारित माध्य वो है जो अलग है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। आपको भारित माध्य है प्रश्नावली 17.5 में, ठीक है। अब इसमें देखना आप सबसे पहले देखो, अब देखो प्रश्नावली 17.2 के उदाहरण, प्रश्नावली 17.2 के क्या पढ़ेंगे अपन, उदाहरण पढ़ेंगे अपन 17.2 के उदाहरण। और 17.1 के पहले 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ठीक है। अब 17.2 के पहले जो 17.2 के एग्जाम्पल है वो 17.2 के एग्जाम्पल कौन से कहलाते हैं, 17.2 के पहले वाले। तो 17.2 के पहले वाले एग्जाम्पल 4 और 5, 2 एग्जाम्पल है। तो ये सारणी आपके अक्साई वाली सारणी, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया था अक्साई वाली सारणी है ये। अक्साई वाली सारणी को इसका संकेत क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं अपन, मध्यमान। और इसको क्या बोलते हैं अपन, बारंबारता। मध्यमान, इसको मध्यमान बोला जाता है, इसको बोला जाता है बारंबारता, ठीक है। इसको मध्यमान और इसको बारंबारता। और देखो मैं आपको बता दूं, जैसे जिस प्रकार से अपन अक्साई वाली सारणी 2 प्रकार से पढ़ी थी अपन, एक तो वर्ग वाली सारणी पढ़ी थी, एक अक्साई वाली सारणी। अक्साई वाली सारणी भी 2 प्रकार से पढ़ी थी, एक तो अक्साई में h का मान समान वाली, एक अक्साई में h का मान समान नहीं वाली। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 सभी में अंतर समान आ रहा है। तो ये ऐसी सारणी है जिसमें h का मान क्या हो, समान वाली सारणी। तो इसमें ये माध्य अपन 3 विधियों से कर सकते हैं। माध्य की कितनी विधियां हैं, माध्य की मैं बता दूं, माध्य की 3 विधियां हैं। एक तो माध्य की विधि है प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, ध्यान से सुनना। माध्य की 3 विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरी माध्य की विधि है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और तीसरी जो विधि है वो कौन सी आपकी, पद विचलन विधि। कौन सी है, पद विचलन विधि। ये 3 विधि आपके पास है। तो अपन इस प्रश्न को 3 विधियों में से किसी विधि से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन चलाएंगे अपन प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि चलाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो देखना ये अक्साई है और ये अक्साई है। आगे देखो
अब अपन प्रत्येक विधि से सवाल को कर रहे हैं। प्रत्येक विधि से क्या निकालना, समांतरवादी। आपके प्रश्न वहां पर दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न। देखो प्रश्न क्या है इसका, उदाहरण 4 का प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या है देखो, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊपर x दे रखा है, नीचे f दे रखा है, मतलब ये तो मध्यमान है और ये बारंबारता है। मैंने यहाँ लिखना बोल के आप लिख सकते हो, यहाँ मध्यमान और कोष्ठक में x है, यहाँ बारंबारता कोष्ठक में f है। ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हो। और वहां पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। आपको ये आई क्यों लगाया मैंने, ये आई का मतलब समझो, ये आई क्यों लगाया। प्रश्न में तो अक्सर दे रखा है, ये आई मैंने लगाया इसलिए देखो। आई का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इसका मतलब। इसे मैंने आपको कोई पूछे x1 कितना है, मतलब पहला वर्ग चिन्ह कितना है। अक्साई का मतलब होता है मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह, और इसका मतलब होता है बारंबारता। आपको पूछ ले x1 कितना है 1, x2 कितना है 2, ठीक है, x3 कितना है 3। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 3 है तो वहां पर भी 3 आएगा, ये मतलब नहीं इसका। मतलब पहला वर्ग चिन्ह कितना है 1 है, दूसरा वर्ग चिन्ह कितना है 2 है, तीसरा वर्ग चिन्ह कितना है 3। जैसे मान लो यहाँ पर 4 हो तो वहां पर 4 आ जाएगा x3, तो ये है। इसी प्रकार से ये भी पहली बारंबारता कितनी है 2, f1 कितना है f1 2, f2 कितना है 5, f3 कितना है 6। इस तरीके से i का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। i का मतलब होता है प्राकृत संख्या जो इनके बटे में, जैसे मान लो i की जगह 4 लग जाए तो x 4 कितना है 4 है। अब f6 इसका मतलब हो गया छठी बारंबारता कितनी है, 6 वाली बारंबारता कितनी है, f6 कितना है, f6 ये रहा 2। ठीक है, इस तरीके से आई का मतलब ये होता है। तो आप आगे देखो, इस साइड xi है, fi है, fi xi, यहाँ पे निशान होता है गुणा का, इन सबको गुणा कर दो और हल कर 2 एकम 2, ठीक है, 5 गुणी 2 एकम 2, ठीक है, 5 गुणी 10, इसको गुणा कर रहा हूँ 36 18, ठीक है, 4 चौक 16, 5 गुणी 10, 6 दुनी 12, ठीक हो गया इस तरीके से। अब इनको अपन सिग्मा fi इनको अपन जोड़ देंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो इनका सबका जोड़ जो है, इनका जोड़ जो आएगा इतना कितना आएगा, इनका जोड़ 7 13 13 4 हो गए 17 17 19 21 इनका सबका जोड़ आएगा। कितना आएगा 21 इनका जोड़ आएगा, और इनका जोड़ अपन जोड़ेंगे, इनका 68 आएगा। और अपन सवाल को कर रहे हैं कौन सी विधि से, यहाँ पर विधि लगा देता हूँ प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अतः प्रत्यक्ष विधि से अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसका समांतर और माध्य। और समांतर माध्य का संकेत मैंने जो आपको बताया था क्या होता है x बार, क्या होता है समांतर माध्य संकेत x बार। सूत्र क्या है इसका, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, ठीक है। मान रख देता हूँ 68/21, कितना आएगा 68/21, और 68 में अपने 21 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 68 में अपने 21 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.23, 3.23 कोष्टक में लगा देंगे लगभग, क्या लगा देंगे लगभग, जिससे अपना आंसर जो है वो सही माने हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 3 के बाद में अपन तीसरा अंक भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद 2 ही अंक निकाल लें और जो आंसर आएंगे उसके लगभग लगा देना। यदि ये आगे वाला आंसर आपका गलत होगा तो वो सही माने होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल कौन सा है 4, एग्जाम्पल आपका 4 है, और जिसका आंसर 3.23, इसका समांतर माध्य कितना है 3.23। और इस ये कौन से सारणी है, मैं फिर बता रहा हूं आपको कौन से सारणी है ये, अक्साई वाली वो सारणी है जिसमें वर्ग अंतराल क्या, वर्ग h का मान क्या हो समान है। h का मान कौन सा h है, इनका अंतर देखो 1 2 3, इन सबका एक एक अंतर आ रहा है, तो h का मान कितना है 1। वर्गों का जो अंतर है, वर्ग अंतराल जो है वो 1 है, यहाँ h का मान 1 है। तो अक्साई वाली ये वो सारणी है जिसमें वर्ग का अंतर जो है अंतर समान रहता है, तो समान अंतर वाली अक्साई वाली सारणी है, जिसमें मैंने माध्य कौन सी विधि से किया है, प्रत्यक्ष विधि से। फिर बताऊंगा आपको xi है या fi है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह या मध्यमान। ये बारंबारता इनको गुणा कर दिया मैंने इधर से, ये जोड़ दिया इधर से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, इन सबका जोड़ 21 हुआ। ये सिग्मा fi मतलब बारंबारताओं का योग, इसके पहले सिग्मा लगा fi xi मतलब fi xi के गुणनफलों का योग, तो fi xi के गुणनफल में fi का भाग दे दिया मैंने, 3.23 आया। ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया चौथा। इसके बाद में एग्जाम्पल 5, तो 17.2 के पहले वाला लास्ट उदाहरण है 5, 2 ही उदाहरण 17.2 के पहले, चौथा और 5 वाली लास्ट उदाहरण 5 है।
तो पांचवा में देखो, ये आपके साथ पांचवे का जो प्रश्न है वो वहां पर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आपको वहां से पढ़ना आप प्रश्न। देखो 17.5 का प्रश्न देखो, एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है। वेतन रुपयों में अक्ष और अधिकारियों की संख्या f। देखो पीछे वाले सवाल में सिर्फ एक्स आई एफ आई दे रखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ नाम दे दिया, तो नाम से कोई मतलब नहीं होता। अपने को नाम प्रश्न में अपन जिस प्रकार से दे रखा है उस प्रकार से लगा देंगे, जिस प्रकार से मैंने लगा रखा है नाम, ठीक है। अक्साई ये दे रखा है, बारंबारता ये देखिए। देखो इनका आंसर देखो 450 और 475, 450 475 आंसर कितना होगा 25, आगे वाले में 25, सभी में अंतर 25% का आ रहा है। तो एच का मान यहाँ समान है, तो ये एच का मान समान अक्साई वाली सारणी है, ठीक है। और तुम्हें किस तरीके से क्या इसमें ध्यान देना, समांतरवादी इसका ज्ञात करना अपने को। प्रश्न आपके सामने वहां पर दिखाई दे रहा है, आपको कोई प्रश्न है, वेतन यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, ये लगा दिया। और अपन क्या करेंगे, एक्स आई वाली है, ये एफ आई है। एक्स आई क्या कहलाता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये कहलाता है मध्यमान या वृहद चिन्ह, और ये क्या कहलाता है, एफ आई क्या कहलाता है, बारंबार का कहलाता है, ठीक है। तो इनको अपन गुणा कर देंगे, एफ आई एक्स आई अपन निकालेंगे, इनका एक्स आई एफ आई एक्स आई निकालेंगे अपन। तो एक्स आई कितना है 450, 450 को बारंबारता 12 से गुणा अपन करेंगे, 450 को अपन 12 से गुणा अपन करेंगे, 450 को 12 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना 5400। उनको 12 से गुणा करेंगे तो देखो 5400 आ जाएगा इसको, और लिखेंगे सही तरीके से क्योंकि अपने जो जोड़ना भी होता है 5400 लिखेंगे अपन। और आगे वाले को यदि 475 को यदि 13 से गुणा करेंगे, 475 को यदि अपन 13 से गुणा करेंगे, 475 को अपन 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 6175 आएगा। सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि अपने को लास्ट में जोड़ना भी होता है इनको, 6175 होता है, लास्ट में 3500 होगा, 3500 होगा क्योंकि 5 35 और इनका आएगा 5250 आएगा, और इनका कितना आएगा, इनका 5250 आएगा, और इनका आएगा 4400, इनका आएगा 4400, ठीक है। और इन सबको अपन दो पार्टीशनों में बांटते हैं, इसको ऐसे बंद सारणी बनाने आपको पूरी सिग्मा एफ क्या कहलाता है, इसके पहले सिग्मा लग जाता है, मतलब एफ आई का योग, बारंबारताओं का योग इनके। तो आपका ये प्रश्न हो गया, इसमें देखना आपको उदाहरण 5 चाहिए, इन सबको जोड़ दिया 50 आ गए, इन सबको जोड़ा तो 24,725 आए। प्रत्येक विधि से अतः समांतर अक्षबार सिग्मा का एक्स आई सिग्मा का ये लगा दिया 24,725, ये 50 हो गए, इनमें भाग दे दिया तो इसका आंसर आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 17.2 के पहले वाले दो एग्जाम्पल थे, 4 और 5, ठीक है। और कल अपन चलेंगे प्रश्नावली 17.2 में, अगले 17.2 के प्रश्न करेंगे अपन अगले वाले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपके समझ में आया हो अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, अपन आपका दिन शुभ हो, अपन कल मिलते हैं। ओके।